हेलो फ्रेंड्स, ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के अकाउंट्स के सेकंड चैप्टर साझेदारी फर्मों के खाते आधारभूत सिद्धांत के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से है। इसमें हम थ्योरेटिकल पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। जो भी आपका थ्योरेटिकल है वो भी साथ साथ क्लियर होगा और जो न्यूमेरिकल है वो भी क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले एकांकी व्यापार की कुछ सीमा होती है। जैसा कि आपको पता है कि जो एक अकेला व्यापारी है उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, उसकी कुछ सीमाएं होती है। उसके पास रिस्क उठाने की इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं होती, ना ही उसके पास इतनी योग्यता होती है कि किसी बड़े व्यापार को अकेला चला सके, ना ही उसके पास पूंजी होती है और ना ही वो उस पर नियंत्रण कर सकता है, जोखिम भी सहन नहीं कर सकता है। इसीलिए क्या किया जाता है कि कुछ व्यक्ति मिलकर एक साझेदारी स्थापित करते हैं या एक ठहराव करते हैं कि वो एक व्यापार चलाएंगे और उनके बीच इतने इतने में ऐसे ऐसे साझेदारी होगी और वो लाभों को भविष्य में इस अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, तो और उनके बीच में आपसी संबंध होता है और वो एक तरीके से एक दूसरे में आपसी सद्भावना या संबंध करते हैं, ताकि जो वो व्यापार स्टार्ट करेंगे उसमें जो साझेदारी है वो बराबर की हो सके। ठीक है, इसके लिए साझेदारी अधिनियम 1932 में दी गई परिभाषा साझेदारी के उन प्रावधानों का विस्तृत जानकारी आवश्यक है। तो आगे हम देखेंगे क्या है। इसके बाद देखेंगे साझेदारी फर्म की प्रकृति। देखो, लेखांकन के दृष्टिकोण से साझेदारी फर्म को एक अलग व्यवहारिक इकाई माना जाता है जिसका साझेदारों से अलग अस्तित्व होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारी अकाउंटिंग है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम जो साझेदारी फर्म है उसे व्यावसायिक फर्म से अलग मानते हैं, क्योंकि साझेदारी जो फर्म है उसका अलग अस्तित्व है और जो व्यावसायिक इकाई है उसका अलग अस्तित्व है। ठीक है, परंतु कानूनी दृष्टिकोण से साझेदारी फर्म को अलग कानूनी इकाई नहीं माना जाता है। ठीक है, इसका अस्तित्व साझेदारों से अलग नहीं होता है। इसका अर्थ है यदि साझेदारी फर्म दिवालिया हो जाती है तो साझेदारों की निजी संपत्तियां भी फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए प्रयोग में ली जा सकती है। तो जो हमारा जो कानूनी दृष्टिकोण है, जो लीगल दृष्टिकोण है, वो कहता है कि जो साझेदारी फर्म है और जो साझेदार है उनको हम अलग अलग नहीं मान सकते हैं, उनको इकट्ठा ही मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई साझेदारी फर्म दिवालिया हो जाती है तो क्या करते हैं हम, जो उसके साझेदार हैं उनकी निजी संपत्तियों को हम बेच के ये जो फर्म के ऋण है उनका भुगतान करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। इसके बाद देखो, साझेदारी की परिभाषा। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में साझेदारी की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। साझेदारी उन व्यक्तियों का परस्पर संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सब के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से संचालित किया जाता है। देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो देख, साझेदारी का आपसी संबंध है उनके अंदर। दूसरा, लाभ के लिए, यानी कि जहाँ लाभ होगा ना वहीं साझेदारी होगी। ऐसे साझेदारी नहीं होती है, क्योंकि लाभ के बिना हम किसी भी साझेदार को अपना साझेदार नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है कि साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लिए इकट्ठा हुए हैं जो लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं कि वो लाभों को आपस में बांटेंगे। अब या तो वो सबके द्वारा संचालित है वो व्यवसाय, या फिर उनमें से एक के द्वारा संचालित है। ये हमारी मेन परिभाषा है, क्योंकि साझेदारी जहाँ वर्ड यूज हो गया वहाँ लाभ का आना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद इसके मूल लक्षण, तत्व और विशेषता देखेंगे। दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए तभी साझेदारी होती है, क्योंकि अकेला व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार 50 से अधिक साझेदार नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बाद है साझेदारों के बीच ठहराव, एग्रीमेंट, की साझेदारी का जो साझेदार है उनके बीच में ठहराव होना चाहिए, उचित ठहराव होना चाहिए कानून के द्वारा। इसके विपरीत संयुक्त हिंदू परिवार की उत्पत्ति कानून से होती है, ठहराव से नहीं। ठीक है, ये इसका अपवाद है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए कि वो किस किस तरीके से अपने लाभ को या अपने जो भी उनकी पूंजी वगैरह है ये सब चीज़ें बांटेंगे। ठीक है, उसके बाद है देखेंगे व्यवसाय की उपस्थिति एवं लाभ कमाने का उद्देश्य। ठीक है, लाभ कमाने का उद्देश्य। देखो, साझेदारी का निर्माण किसी व्यवसाय को करने के लिए होना चाहिए। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ पाने के लिए ऐसा व्यवस्था कानूनी होना चाहिए। किसी संपत्ति के स्वामित्व होना ही साझेदारी नहीं होता, यानी कि किसी संपत्ति का स्वामी ही होना साझेदारी नहीं होना चाहिए। वो व्यवसाय के लिए होना चाहिए और उनका उद्देश्य लाभ कमाने के लिए भी
होना चाहिए। ठीक है, लाभों का बंटवारा, अब जो उन्होंने ठहराव किया है उसके अंदर वो देखेंगे कि कितने लाभ वो आपस में बंटवारा करेंगे, किस रेशियो के अनुसार। अगर वो पूंजी के अनुसार लेके आए हैं तो अपने पूंजी के अनुसार, या फिर जो भी उन्होंने रेशियो तैयार किया है उसके अकॉर्डिंग वो अपने लाभों का बंटवारा करेंगे। स्वामी एजेंट का संबंध, तो प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट भी होता है, स्वामी भी। इसलिए एजेंट वह अपने कार्यों से अन्य साझेदारों को बाध्य कर सकता है, स्वामी इसलिए क्योंकि वह अन्य साझेदारों के कार्यों में बाध्य होता है। ठीक है, व्यवसाय का संचालन सभी द्वारा तथा सभी की तरफ से कुछ साझेदारों द्वारा किया जा सकता है, यानी कि सभी साझेदार फर्म के कारोबार में संचालन में भाग ले सकते हैं। प्रत्येक साझेदार फर्म के अन्य साझेदारों के कार्यों के लिए बाध्य होगा। उपरोक्त विशेषता में से किसी भी एक विशेषता नए माने जाने पर साझेदारी नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखेंगे राइट्स टू पार्टनर, साझेदार के अधिकार। देखो, प्रत्येक साझेदार को निश्चित दिए गए अनुपात में लाभ हानि पाने का अधिकार होता है। ठीक है जी, क्योंकि जो भी निश्चित अनुपात दिया होगा, प्रत्येक अनुपात को उसके अंदर ही लाभ या हानि प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, प्रत्येक साझेदार को भाई व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का बिल्कुल अधिकार है, पूरा पूरा। उसके बाद प्रत्येक साझेदार को यह अधिकार है कि साझेदारी व्यवसाय के संबंधित मामलों में उससे परामर्श लिया जाए। ठीक है भाई, उससे परामर्श भी लिया जाएगा हर मामलों के अंदर। प्रत्येक साझेदार को लेखा पुस्तकों की जांच करने में उनकी प्रतिलिपि कर लेने का भी अधिकार है। प्रत्येक साझेदार को अधिकार है कि किसी नए साझेदार के प्रवेश पर रोक लगा सकता है, वो चाहे उसी को ही अंदर ले सकता है, या चाहे तो किसी को भी अंदर लेने के लिए रोक लगा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रत्येक साझेदार साझेदारी की संपत्ति का संयुक्त स्वामी होता है। यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है और वह पूर्व निर्धारित ब्याज प्राप्त कर सकता है, यदि ब्याज की दर पूर्व निर्धारित नहीं है तो 6% की दर से वार्षिक दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो या तो ब्याज की दर निर्धारित की गई होगी, अगर नहीं की गई है तो 6% की दर से वो उसे ब्याज दर वापस देगा। यदि कोई साझेदार फर्म की तरफ से कोई व्यय करता है या भुगतान करता है तो उसे फर्म से पाने का पूरा पूरा अधिकार, जिस तरीके से ब्याज पाने का अधिकार है फर्म से, उसी तरह अगर वो भुगतान कर रहा है या कोई व्यय कर रहा है तो उस फर्म पाने का अधिकार है। जैसे कि मान लो कोई फर्म के काम से कोई कहीं देश के दूसरे कोने में जाता है और वहाँ पे उसका ट्रैवल चार्ज और जो भी चार्जिंग है, जो भी उसने खर्चा किया है, वो फर्म से पाने का पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्येक साझेदार को उचित नोटिस देने के पश्चात फर्म से अवकाश ग्रहण करने का अधिकार भी है। ठीक है, इसके बाद है साझेदारी दायित्व, सीमित दायित्व साझेदारी, यानी कि LLP। ये हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है, होता है क्या। देखो, भारतवर्ष में सीमित दायित्व साझेदारी का निर्माण एक्ट 2008 लागू होने के बाद प्रारंभ हुआ। इस अधिनियम में साझेदारी के निर्माण में नियम संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सीमित दायित्व साझेदारी से आशय है कि एक अधिनियम के अंतर्गत निर्माण की गई, रजिस्ट्री की गई साझेदारी से है, यानी कि हमें रजिस्टर जो निर्माण की गई है इस अधिनियम के द्वारा, जो साझेदारी उसको रजिस्टर किया गया है या नहीं, ये सारी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या, साझेदारी संलेख। अब देखो कि साझेदारी संलेख क्या होती है। देखो, एक एग्रीमेंट होता है जो हमारे साझेदार होते हैं उनके बीच में, और उसके अंदर नियम शर्तें लिखी जाती हैं, या तो ये मौखिक हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, किंतु भविष्य में कोई झगड़ा ना हो इसीलिए इनको लिखित करना आवश्यक है। ठीक है, तो जहाँ पे ये लिखी जाती है उसको ही एक प्रपत्र होता है, और उसको ही हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड के नाम से या साझेदारी संलेख के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। देखो, फर्म का नाम व पता क्या होगा, साझेदारों के नाम पते होने चाहिए, साझेदारी फर्म के व्यवसाय क्या करना चाहती है, उसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, साझेदार की पूंजी कितनी है, कितनी पूंजी लगाएगा, पूंजी खाते चल होंगे अचल होंगे, ये सारी पूंजी पर ब्याज किस प्रकार दिया जाएगा, आहरण किस प्रकार अपनी निजी के लिए निकाल सकते हैं, आहरण पर ब्याज किस प्रकार दिया जाएगा, लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या होगा, वेतन कितना दिया जाएगा, ख्याति क्या होगी, फर्म के हिसाब किताब की अवधि क्या होगी, फर्म के हिसाब किताब लिखने का ढंग व लेखा पुस्तकों तथा अन्य प्रपत्रों का सुरक्षा के लिए क्या करना है, लेखा परीक्षण ऑडिटिंग कैसे होगी, साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि क्या होगी, साझेदारी की अवधि क्या होगी, गार्नर बनाम मुर्रे के निर्णय का प्रयोग होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब ये तब होता है जब कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है। ठीक है, बैंक के खाते किस प्रकार होंगे, चेक किसके नाम से होंगे या चेक पे
चेक पे हस्ताक्षर किस साझेदार का होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। इसके बाद साझेदार के प्रवेश के नियम क्या है, जब वो अवकाश ग्रहण करता है तो हिसाब किताब चुकता करने के नियम क्या है, विवादों का निपटारा कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हमारी साझेदारी संलेख के अंतर्गत आती है। इसके बाद है साझेदारी संलेख का महत्व। देखो, साझेदारी संलेख प्रत्येक साझेदार के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों को स्पष्ट करती है। बिल्कुल, साझेदारी संलेख द्वारा गलतफहमी दूर करने में, साझेदारों में गलतफहमी दूर करने में सहायक है, क्योंकि साझेदारों से संबंधित सभी शर्तें इसमें पहले ही लिख दी जाती है। साझेदारों में कोई विवाद होने पर साझेदारी संलेख की सहायता से उसका निपटारा आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका रजिस्टर्ड कंपनी अधिनियम के अंतर्गत या साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत करा लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, ठीक है। साझेदारी संलेख नहीं बनाया है या मौखिक समझौता किया गया है तो इसके लिए एक साझेदारी अधिनियम 1932 के कुछ नियम हैं जो लागू होंगे। देख, सबसे पहले लिखेंगे लाभ हानि विभाजन अनुपात। देखो, लाभ हानि विभाजन अनुपात समान हो सकता है या उनकी पूंजी की जो रेशियो है उसके अंदर हो सकता है। पूंजी पर ब्याज, यदि साझेदारी अनुबंध में पूंजी पर ब्याज वह नहीं है तो किसी भी साझेदार पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। यदि परंतु साझेदारी संलेख में ब्याज का प्रावधान है तो ऐसा ब्याज में केवल लाभों की सीमा तक ही दिया जाएगा। हानि की दशा में पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज, साझेदार दिया गया आहरण पर ब्याज नहीं लेगी। साझेदारी को वेतन, किसी साझेदार के फर्म में कार्य करने के लिए कोई वेतन या कमीशन नहीं दिया जाएगा। ऋण पर ब्याज, यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उस पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। नए साझेदार का प्रवेश, तो देखेंगे नए साझेदार के प्रवेश में बिना किसी साझेदार की सहमति के हम अधिकार नहीं करवा सकते किसी का भी। सातवां, प्रत्येक साझेदार को कारोबार में संचालन में भाग ले सकता है। प्रत्येक साझेदार फर्म की सुरक्षा का निरीक्षण कर सकता है, उनकी प्रतिलिपि ले सकता है। सभी साझेदारों की सहमति से उपरोक्त में से किसी भी प्रावधान में परिवर्तन किया जा सकता है। आप देखेंगे साझेदारी संबंधी लेन देन लिखना है, यानी कि रिकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो देखिए कि साझेदारी लेखे दोहा लेखा प्रणाली के आधार पर रखे जाते हैं। साझेदारी में एकाकी व्यवसाय की तरह प्रत्येक वर्ष अंत में व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता, स्थिति विवरण तैयार किए जाते हैं। अंतर केवल इतना ही है कि साझेदार में लाभ हानि खाता बनाने के पश्चात शुद्ध लाभ के साझेदारों के विभाजन के लिए एक लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे। तो ये नियोजन करेंगे इसके अंदर, ठीक है। एप्रोप्रिएशन का मतलब है नियोजन, कि किस तरीके से हमें इसको आगे लेके जाना है। तो देखेंगे पहले इसको परफॉर्मा देखते हैं। देखो, हमारे ये लिखा है टू सैलरी पार्टनर्स, टू कमीशंस, टू इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर कैपिटल, टू रिजर्व अकाउंट प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद हमारा है बाई प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ट्रांसफ़र, P&L अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र होगा हमारा यहाँ पे, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो, ठीक है जी। तो अब देखो, सबसे पहले 1 अप्रैल 2017 को ए बी ने क्रमशः 10 लाख 6 लाख की पूंजी लगाकर एक साझेदारी आरंभ की। वे 2:1 अनुपात में लाभ बांटने को सहमत हुए। साझेदारी में निम्नलिखित सूचना दी गई है। ए को 10,000 मासिक वेतन दिए जाएंगे। बी को 2% कमीशन दिया जाएगा विक्रय के ऊपर। वर्ष के विक्रय 40 लाख थे और साझेदारों को पूंजी पर 6% ब्याज देना होगा। ए के आहरण पर 3600 तथा बी के आहरण पर 2400 ब्याज के चार्ज हुए हैं। और जो एडजस्टमेंट है 31 मार्च 2018 की समाप्त होने के लिए, वो जो लाभ है वो कितने हैं, 4,40,000। तो आइए देखते हैं इसको कैसे। अब देखो, सबसे पहले जो सैलरी थी हमारी 1,20,000 हो गई। उसके बाद जो कमीशन है 4 लाख पे 2%, वो हमारा 80,000 हो गया। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी तो हमने निकाला है उसका 60,000 और 36,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो P&L का जो हमारा ट्रांसफ़र हुआ है कितना है, 4,40,000 था, ठीक है। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी तो 3600 आ गई थी और वो 2400 आ गई थी। तो इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा वो हमारा टोटल हो जाएगा 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। मतलब जो प्रॉफिट आएगा वो 1.5 लाख रुपए आएगा। वो उनको हमको 2/3 और 1/3 में, यानी कि 2:1 में उनको बांट देंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारी लाभ हानि नियोजन खाते में जो एडजस्टमेंट दिखाई जाएगी, जो प्रविष्टियाँ होगी वो इस प्रकार होगी। देखो, पूंजी पर जब ब्याज दिया जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, कि भाई जो
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है और उसको पार्टनर अकाउंट में डाल रहे हैं। ठीक है, बंद करने पर क्या होगा, यानी कि पूंजी खाते बंद कर देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद आहरण पर ब्याज, अब देखेंगे ये आहरण हम वसूलते हैं पार्टनर से तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसको बंद करेंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब या तो किसी साझेदार को कमीशन देंगे या वेतन देंगे तो क्या करेंगे, पार्टनर अकाउंट सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब उसको बंद करेंगे तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी कमीशन अकाउंट। ठीक है, अब जो लाभ का हिस्सा है अगर हम उसे रिजर्व करना है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। और जो हमारा लाभ हानि नियोजन खाते का क्रेडिट लाभ है उसको ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हमारी बात आ गई पूंजी पर ब्याज। देखो जैसे कि पहला मैंने बताया था आपको, साझेदार को पूंजी का ब्याज तभी दिया जाएगा जब उसमें पूंजी पर ब्याज देने का स्पष्ट ठहराव होगा। अगर ठहराव नहीं है तो हम ये ब्याज नहीं देंगे। यदि ठहराव के अनुसार पूंजी पर ब्याज दिया जाना है तो गणना समय, ब्याज की दर और पूंजी के आधार पर करना पड़ेगा। और आहरण पर ब्याज, साझेदारों के आहरण पर ब्याज केवल तभी वसूल किया जाता है जब साझेदारी संलेख में इसका स्पष्ट प्रावधान हो। यदि आहरण पर ब्याज लगाना जाना तो सदैव आहरण की तिथि के आधार पर लगाना चाहिए, परंतु यह ज्ञात नहीं है कि आहरण वर्ष में किस तिथि पर किया जाता है तो आहरण की राशि पर 6 महीने का ब्याज लगाया जाएगा, क्योंकि यह मान लिया जाता है कि आहरण समान वर्ष था। ठीक है, इसके बाद हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है इसमें, मैनेजर कमीशन। ठीक है, तो मैनेजर को हम कमीशन देंगे। देखो शुद्ध लाभ पर मैनेजर को कमीशन देना है तो क्या करेंगे, कई बार मैनेजर को शुद्ध लाभ पर एक निश्चित प्रतिशत से कमीशन देना होता है। इसकी गणना के लिए निम्नलिखित विधियाँ। देखो कमीशन देने से पूर्व के लाभ, यानी कि कमीशन देने से पूर्व के जो लाभ है उसमें क्या करेंगे, देखो जैसा कि कमीशन देने से पूर्व लाभ 22,000 है। ठीक है, तो कमीशन मैनेजर को कमीशन देने से के लिए 10% कमीशन देना होगा। तो मैनेजर का कमीशन 22 × 10/100 तो 2200 रुपया हो गया। और कमीशन देने के पश्चात देंगे, तो कमीशन देने के पश्चात देंगे तो क्या क्या होगा, 22 × 10/110 यानी कि 2000। ठीक है, इसके बाद है साझेदारी फर्म द्वारा ऋण पर ब्याज, ब्याज की दर। यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया हुआ है तो वह इस पर पूर्व निर्धारित ब्याज पाने का अधिकार है, परंतु यार ब्याज की दर पहले से निर्धारित नहीं की गई है तो 6% वार्षिक दर से वो ब्याज देगा। ब्याज की प्रकृति, साझेदार के ऋण पर ब्याज फर्म के लाभों पर प्रभाव है और इसे उसे दिया जाएगा चाहे लाभ हो या ना हो। ठीक है, यानी कि ब्याज तो दिया ही जाएगा। अगर हमें रेट नहीं दी गई है तो 6% की दर से देंगे, और अगर दी गई है तो उसी के दर से देंगे। और ये ब्याज तो हमेशा देना पड़ेगा चाहे हमें लाभ हो चाहे हानि हो। ठीक है, इसके बाद है व्यवहार लेखांकन व्यवहार, इसे लाभों का प्रचार भी माना जाता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे साझेदार के ऋण पर ब्याज करने की प्रविष्टि, यानी कि जो ऋण दिया था उसकी एंट्री देखेंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब इसको बंद करेंगे खाते को तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, अब देखो साझेदार को दिया गया रेंट, यानी साझेदार के ऋण पर ब्याज की तरह ही साझेदार को दिया गया किराया भी लाभों पर प्रभाव होता है तथा लाभों का बंटवारा नहीं। ठीक है, अगर हम किसी साझेदार को रेंट पेड कर रहे हैं तो वो लाभों का बंटवारा नहीं है, वो लाभों पर प्रभाव है। ठीक है, प्रभार है यानी कि उसका चार्ज है। ठीक है, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं, इसे रेंट पेबल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, और देखो जब समायोजन की राशि लाभ से अधिक हो, यदि पूंजी पर ब्याज, साझेदारी के वेतन इत्यादि नियोजन की राशि उपलब्ध लाभों में से अधिक हो तो लाभों को समायोजन के अनुपात में विभाजित कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे इसके हमारी जो हमारी ड्राइंग है और आगे के हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है।